हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ चैप्टर 2 बहुपद का परिचय, इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें डिस्कस करेंगे बहुपद के बारे में। और अगर हमें बहुपद के बारे में समझना है तो इसके लिए हमारे कुछ कंडीशन है, उनको हमें समझना ज़रूरी होगा। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें पता होना ज़रूरी है, तभी हम बहुपद को ईजिली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बहुपद को समझने के लिए हमारा आता है चर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वह राशि जो भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकती है चर कहलाती है। यानी कोई ऐसी वैल्यू जिसमें हम अलग अलग वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है। चर को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों एक्स वाई जेड ए बी सी से सूचित किया जाता है। मतलब ये वो वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, जहाँ पर इनका मान कुछ भी निकल सकता है। एक्स बराबर 1 2 3 5, या वाई बराबर 1 2 3 5, 2/3 5/6। तो इनकी जो राशि होती है, वैल्यू होती है, वो अलग अलग हो सकती है। तो इन्हीं सारे वर्डों को क्या कहेंगे, हम चर कहेंगे। ठीक। इसके बाद आता है हमारा एचर राशि। एचर यानी कि कांस्टेंट, वह राशि जो निश्चित हो, अर्थात जिसे परिवर्तन परिवर्तन नहीं होता है, एचर कहलाती है। जिसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट भी कहते हैं। जैसे कि 2/7, 0, 4 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 4 5/3। ये वो वैल्यू हैं जो फिक्स रहती हैं, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। वो क्या कहलाएगी, एचर कहलाएगी कांस्टेंट। वहीं पर हमारी देखो एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स की जगह हम 1 भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसीलिए इनका जो मान होता है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो एचर राशियाँ होती हैं, इनका मान फिक्स है। 2/7 है तो ये 2/7 ही रहेगी, इसका मान बदल नहीं सकता। ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है। तो यानी कि इनमें मोटा मोटा डिफरेंस क्या हुआ, जो चर राशियाँ होंगी वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होंगे, एचर राशियाँ होंगी वो कोई ना कोई गिनती का नंबर होगा। क्लियर। तो ये हमारे हो गए चर और एचर। अब अगला पार्ट आता है हमारा बीज गणितीय पद, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एल्जेब्रिक टर्म। चर और एचर दोनों को गुणा करने से हमें क्या प्राप्त होता है, पद। जैसे कि ये 4 जो है ये हमारी एचर राशि है, और एक्स जो हमारी वो चर राशि है। इंग्लिश में कहेंगे इसको कांस्टेंट, इसे वेरिएबल। दोनों को गुणा करने पर हमें जो मिलेगा उसे हम कहेंगे बीज गणितीय पद, यानी कि एल्जेब्रिक टर्म। ठीक है। जैसे 3 है, इसको गुणा किया एक्स स्क्वायर के साथ, 3x² आ गया। तो ये जो होगी, ये हमारी संख्या है जिसे हम अचर राशि कहेंगे। एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, जो भी नंबर होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, चर। संख्या को चर से गुणा करने पे जो हमें मिलेगा उसे कहेंगे हम पद। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आई। इसके बाद हमें दे रखा है बहुपद। ठीक। ये मतलब एक तरीके से छोटी छोटी चेन है। इन सभी चेन को मिला के जब पूरी चेन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो वो हमारा कौन बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। यह पदों की श्रृंखला होती है, मतलब जितने अलग अलग पद होंगे इन सभी पदों को मिला दिया जाए, एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए जमा गुणा घटा भाग से, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे कि 2x हो गया, ये भी हमारा एक बहुपद है। 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये भी हमारा एक बहुपद है। 5x³ प्लस 7, ये भी हमारा कौन होगा, एक तरीके का बहुपद होगा। 3x³ माइनस 4, यानी कि ये अकेला होगा तो पद कहलाएगा। ठीक है। लेकिन पद को बहुपद भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंगल भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 5 15, जितने मर्जी पद हों जिनको प्लस माइनस जमा घटा भाग के द्वारा दर्शाया जाता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुपद। जो अलग अलग पदों से मिलकर बने होते हैं, वो अकेले भी हो सकते हैं, 3 2 5 7, जितने मर्जी हो सकते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जो हमारा ये बहुपद है, इस बहुपद को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी। वह बहुपद जिसमें सिंगल एक ही पद हो, एक अकेला पद हो, उसे कहेंगे एक पदी। जिसमें 2 पद हो उसे कहेंगे द्विपदी। जिसमें 3 हो उसे कहेंगे त्रिपदी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे कि 3x हो गया, 8y हो गया, सिंगल माइनस का x हो गया। जिनमें एक ही पद होगा उन्हें कहेंगे एक पदी बहुपद। जिसमें 2 होंगे, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। जिसमें 2 पद होंगे उसे कहेंगे द्विपद। जिसमें 3 होंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जिसमें 3 पद होंगे उसे हम कहेंगे त्रिपदी। क्लियर। फिर मैंने नीचे एक नोट डाल रखा है, नोट में मैंने बताया है
चार अथवा अधिक पदों वाले बहुपदों का कोई विशेष नाम नहीं होता, इनको केवल बहुपद ही कहा जाता है। अगर मान लो कई बार कंडीशन ऐसी भी आ जाए जिसके अंदर मान लो 3 से ज़्यादा पद आ गए, उन्हें क्या कहेंगे? तो उनका कोई स्पेसिफिक नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है, उनको सिर्फ हम बहुपद ही कहेंगे। लेकिन एक अकेला पद आ गया तो एक पदी, दो आ गए तो द्विपदी, तीन आ गए तो उनको हम त्रिपदी ज़रूर कहेंगे। ठीक, फिर इन्हीं पदों को हमें घात के तौर पे बांट देते हैं। पद का घात, डिग्री ऑफ टर्म, यानी कि जो हमारा पद होगा उस पद के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ पावर होती है, ठीक है, डिग्री होती है। तो पद के सभी चर घातांकों का योगफल पद का घात कहलाता है। जैसे ही मेरा एक पद हो गया 4x²y, ये मेरा एक सिंगल पद है। क्या है? मेरा एक सिंगल पद दे रखा हमें। ठीक, इस पद की मुझे घात बतानी हो तो x के ऊपर कितनी है? 2, y पे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये मेरा इस पद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। वहीं पर ये वाला पद देखो हमारा 3x² y² z³ की घात कितनी होगी? इस पे 2 है, 2 है, 3 है, 2 + 2 + 3 कितनी हो जाएगी? 7। जब हम एक सिंगल पद की घात निकालेंगे तो उन सभी को जोड़ देंगे, जितनी भी हमारी चर संख्या होंगी, जोड़ने पे हमें क्या मिल जाएगी? पद की घात मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं बहुपद की घात। ये तो मैंने पद की घात बताई आपको, अब बात करेंगे बहुपद की घात। चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे कि मेरे ये अलग अलग पद हैं, इस पद में सिर्फ x² है, इसमें सिर्फ x है, कुछ भी घात नहीं है तो 1 मानी जाएगी, इसमें है ही नहीं तो 0 मान लेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वो कितनी है? 2, तो इसे कहेंगे बहुपद की घात। जो सबसे बड़ी होगी अलग अलग पदों के अंदर, वहाँ पर सिंगल एक ही पद था, यहाँ पे अलग अलग पद होंगे, अलग अलग पद मिल के उनमें से जो सबसे बड़ी पावर कहलाएगी, घात होगी, वो हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0, तो सबसे बड़ी कौन है? 4, तो ये हमारी बहुपद की घात होगी। 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं तो 0, सबसे बड़ी कौन होगी? 3, तो ये हमारे कौन कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। क्लियर? अब इस बहुपद की घात को ही हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे कि रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। जिस बहुपद में एक ही घात होगी वो रेखिक कहलाएगा, 2 घात होगी वो द्विघाती कहलाएगा, 3 घात होगी वो त्रिघाती कहलाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने कुछ इसके एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं। जैसे यहाँ देखो 2x + में 3, x की पावर सिर्फ 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? रेखिक। यहाँ पर y की पावर कितनी है? 1, रेखिक। यहाँ पे एक x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो रेखिक। जिसमें घात 2 होंगी, जैसे इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो बड़ी कौन है? 2, तो ये द्विघाती कहलाएगा। 2 है, इसमें 1 है, बड़ी कौन है? 2, द्विघाती कहलाएगा। 2 है, यहाँ 1 है, बड़ी कौन है? 2, द्विघाती कहलाएगा। सबसे बड़ी पावर को देख के, घात को देख के ही हम पता लगाएंगे कि वो द्विघाती है, रेखिक है या त्रिघाती है। इसमें देखो घात 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, इसमें है ही नहीं तो 0, तो सबसे बड़ी कौन हुई? 3। तो सबसे बड़ी के आधार पर ही हम ये डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा कहलाएगा। तो सबसे बड़ी घात 3 है तो ये कहलाएगा त्रिघाती। यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे बड़ी कौन है? 3, त्रिघाती। 1 है, 2 है, 3 है, तो ये कहलाएगा त्रिघाती। हमें सबसे बड़ी घात को देखना है, जो सबसे बड़ी होगी वही हमारा कहलाएगा त्रिघाती। क्लियर? इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने एक नोट डाल के लिखा है कि घात 4 और उससे अधिक वाले बहुपद के लिए कोई विशेष नाम नहीं होता। जैसे इसमें 1 आ गई तो रेखिक नाम दे दिया इसको, 2 आ गई तो इसका नाम द्विघाती दे दिया, 3 आ गई तो उसको त्रिघाती दे दिया। लेकिन जिसकी घात अगर 4 आ जाए तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक, तो आपको मेन जो क्वेश्चन है वो रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती में ही बांटना है। अगर उससे ज़्यादा आ जाए तो उसको इन तीनों की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद आता हमारा सजातीय पद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म। समान चर वाले पदों को सजातीय पद कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सजातीय पद यानी कि लाइक टर्म कौन सी होती हैं, क्योंकि जब हम जमा घटा करते हैं तब हमें यही देखकर उनको प्लस या माइनस करना होता है। जैसे कि x की पावर वह 2 है, y की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। अगर इनको आगे पीछे कर भी दें तब भी ये सजातीय पद ही कहलाएंगे। ठीक है, इनके आगे की जो अचर संख्या है 4, 2/7 कुछ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चर संख्या है x और y, इनकी घात बिल्कुल सेम टू सेम जिससे मैच करेगी वो सजातीय पद कहलाएंगे। यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है,
वाई की पावर 1 है, इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, सजातीय पद। या एक्स की स्क्वायर वाई क्यूब। देखो यहाँ 3 है, -4/3 है, 5/2 है माइनस का। आगे वाली अचर संख्या अलग अलग हो सकती है, कुछ भी हो अचर संख्या, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चर संख्या है 2 है, एक्स की पावर 2, तो इसमें भी 2 ही होनी चाहिए, 2 ही। आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई की पावर 3 है, 3 है, 3 है, तीनों सेम है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, सजातीय पद यानी कि लाइक टर्म। इसके बाद आता हमारा विजातीय पद यानी कि अनलाइक टर्म। असमान चर वाले पदों को विजातीय पद कहते हैं। जिनके चर असमान होते हैं उनको ना तो हम जोड़ सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। जैसे कि 4x², एक्स की पावर 2 है, इसमें एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो पावर ही अलग अलग होगी। यहाँ 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, इसमें y नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो यानी कि जिनके चर एक समान ना हो, अगर इसमें एक्स वाई है तो इसमें तीनों में एक्स वाई होना चाहिए, तब तो वो सजातीय कहलाएंगे। लेकिन तीनों के अंदर या चारों के अंदर अलग अलग चर आते हैं तो उन्हें विजातीय पद कहेंगे, यानी कि अनलाइक टर्म। यहाँ पे x² है, यहाँ पे xy है, या सिंगल एक्स या वाई, सब के सब क्या कहलाएंगे, विजातीय पद। इसी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, एक्स वाई का स्क्वायर, x² वाई, एक्स वाई, एक्स और वाई सारे अलग अलग हैं, तो इनको कहेंगे हम विजातीय पद। असमान चर वाले पदों को क्या कहेंगे, विजातीय पद यानी कि अनलाइक टर्म। इसके बाद आता हमारा बीज गणितीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि क्वेश्चन करते समय कुछ ये वर्ड होंगे जो इसमें इस्तेमाल होंगे, तो हमें उनका मतलब पता होना ज़रूरी है कि उनको हम बोल इनका मतलब होता क्या है। ठीक, तो बीजगणित का मतलब होता है एक या एक से अधिक बीजीय पदों में से बने व्यंजक को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि देखो, एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, इन्हीं पदों को जमा घटा लगा के हम बनाएंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे। ठीक, जैसे इसमें x² आ गया, इसमें x आ गया, इसमें y आ गया, ये हमारे अलग अलग पद है, बीच में प्लस है माइनस है, कुछ भी निशान हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सभी को मिलाकर जो लिखते हैं हम, इसको हम कहेंगे बीजगणितीय व्यंजक। क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारे गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं, किसी पद में गुणा करने वाली राशि को पद का गुणांक कहते हैं। जैसे कि 3x² है, जिसका मैं गुणांक पूछूंगा, सिर्फ उस पद उस चर को छोड़ देना, बाकी जितना बचेगा वो उसका कौन कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। 3x² में मैं पूछूं x² का गुणांक कौन होगा, तो x² के साथ कौन मल्टीप्लाई में, 3, तो इसका 3 हो गया गुणांक। यहाँ मैं दे दिया 3x²y और मैंने गुणांक किसका पूछा है, x² का, तो आप x² को छोड़कर बाकी जो भी संख्या इसके गुणा में है, 3 और y है, वो इसका गुणांक हो जाएगा। मैंने बोल दिया 6x² y³ में y³ का गुणांक चाहिए, तो y³ है, इसका गुणांक कौन हो जाएगा, 6x²। जिसका पूछा जाए उसको छोड़कर बाकी जितना पद बचता है वो सारा उसका कौन होगा, गुणांक होगा। इसके अगला यहाँ दे दिया 6xy³ में xy³ का गुणांक कौन होगा, तो xy³ के साथ में इनको छोड़कर बाकी बचा कौन, 6, तो 6 कौन होगा, इनका गुणांक होगा। फिर देखो, अब वापस हम डिस्कस करेंगे बहुपद को। देखो, बहुपद तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन बहुपद होने के लिए भी कुछ कंडीशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उनको हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो बहुपद होने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़, चर और गुणांक हो, यानी कोई ना कोई x y z a b c d उसमें होना, कंसीडर होना ज़रूरी है। उसका गुणांक हो 2 3 5, जो उसके साथ हम गुणा में आ जाए। उन सभी पदों के बीच में जमा घटा गुणा भागा आदि निशान लगा हुआ होना चाहिए। व्यंजक के चर के घात केवल धनात्मक पूर्ण संख्या हो। जो चर होंगी उनकी घात हमेशा एक प्लस वाला नंबर ही होना चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और प्लस वाली पूर्ण संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी संख्या होनी चाहिए। ऐसी ना हो माइनस में हो या बटे में हो, ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए। जिसमें ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है उसी को हम बहुपद कह सकते हैं, अदरवाइज उसको बहुपद नहीं कहेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पे, जैसे कि देखो 4x² - 3x + 7, ये संख्या एक। इस संख्या के अंदर देखो x है, चर तो है इसके अंदर, ठीक है, प्लस माइनस के निशान वो भी है। व्यंजक की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी, धनात्मक, यानी कि 2 जो दे रखा है ये एक धनात्मक संख्या है, कुछ भी नहीं है तो एक मानेंगे धनात्मक संख्या है, तो ये एक बहुपद हो सकता है। z² - √3, हमें जो
अचर संख्या होगी उसको नहीं देखना है, अचर संख्या को नहीं देखना है, जो चर संख्या होगी उसकी घात को देखना है। इसकी घात 2 है, एक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। वहीं पर देखो 4 अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 2, तो 4 का मैंने 4 लिखा, अंडर रूट एक्स को जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट को हम क्या लिखेंगे, पावर 1/1/2, एक्स का एक्स, अंडर रूट 2 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक अचर संख्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ चर संख्या की घात को ही देखना है। तो इसकी घात कितनी है, 1/2। ये तो पूर्ण धनात्मक संख्या नहीं है, अगर ये पूर्ण धनात्मक संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तीनों कंडीशन होनी चाहिए, चर है, हाँ जी चर तो है, जमा घटा है वो भी है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण धनात्मक संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। अगला, यहाँ x है, प्लस में 3 में x है। अब जो बटे में होता है, जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया, अगर इस चर को हम ऊपर लेके जाएंगे, इसकी घात कुछ भी नहीं है तो 1 तो मान के चलेंगे, ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और -1 एक धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है, चर तो है, जमा घटा माइनस भी है, लेकिन जो घात है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, वो आ नहीं सकती, होनी चाहिए एक धनात्मक पूर्ण संख्या, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। जैसे एक्स की पावर 1/2 दे दी, तो चर तो हुआ, वाई भी चर हुआ, जमा घटा भी आ रहे हैं, बट इसमें जो 1/2 है ये क्या आ रहा है, एक धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए इन तीनों कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है, तीनों कंडीशन पूरा होंगी तभी जाके हम उनको बहुपद कहेंगे, अदरवाइज उनको बहुपद हम नहीं कहेंगे। ठीक, इसके बाद आ रहा हमारा बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के पदों को चर के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बहुपद को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यानी कि जो भी बहुपद होगा हमारा, उसके जैसे ये मैं दे दिया 3x² प्लस 7x प्लस 2x³ -4, ये दे दिया, इनको हमें इनकी घात के अनुसार या तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, सॉरी उसका मानक रूप कहलाएगा। जैसे सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो सबसे आगे 3, उससे छोटी 2, उससे छोटी कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, 1, और सबसे जिसमें है ही नहीं वो सबसे आखिरी में रखेंगे। अगला सवाल है, जैसे कि अगला मैंने एग्जांपल लिया 2x प्लस x² -3, सबसे बड़ी 2 है, 2 आ गया, उससे छोटा कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, फिर माइनस का 3, तो इनको कहेंगे बहुपद का मानक रूप, यानी उनकी घात के अनुसार बड़ी छोटी, छोटी आखिरी में सबसे छोटी, या अवरोही क्रम में सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी और आखिरी में सबसे बड़ी। ठीक है, या तो अवरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो, तो इनको इस तरीके से लिखने के तरीके को कहते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद आता हमारा शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया 0x³ प्लस 0x प्लस -0, सभी के सभी पद जो है वो क्या है, शून्य है, तो उन्हें क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। यहाँ पर भी क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। मैंने नीचे नोट दिया है कि शून्य बहुपद का जो घात होता है वो अपरिभाषित होता है, यानी कि 0 है, 0 के ऊपर कोई भी अगर इसके पर घात आ जाती है 1 2 3 4, तो उसे अपरिभाषित, उसको हल नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी कि अब 0 की कोई भी पावर लगाओगे तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, 0 गुणा 0 0 ही रहेगा, कुछ हो ही बता ही नहीं सकते उसका आंसर क्या हो सकता है आगे। इसके बाद आता है बहुपद का मान। अब जो हमने बहुपद बनाया उसकी वैल्यू भी तो हम फाइंड करेंगे। जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बहुपद लिया x² प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा बहुपद हो गया। मैंने यहाँ पर x की जगह पर 1 रखा, कुछ भी रख सकते हो आप, 1 2 3 4 पर जो आपको सूटेबल लगे, मैंने यहाँ पे 1 रखा। 1 रखने पर मैंने कुछ इसकी वैल्यू फाइंड करी, x की जगह 1 रखा, 1 रखा 3, स्क्वेयर का मतलब है x को x से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 1 कम 2, 3 का 3, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगर आप किसी बहुपद में कुछ वैल्यू रखते हैं x की, तो जो हमें आंसर मिलता है उसे कहेंगे बहुपद का मान। क्लियर। तो यहाँ पर x की जगह 1 रखने पे हमें 6 प्राप्त हुआ, तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान होगा। क्लियर।
अब हम डिस्कस करेंगे बहुपद के शून्यक, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि कोई बहुपद है, शून्यक का मतलब वो वैल्यू जो उस बहुपद में रखने पर हमें मान ज़ीरो दे, उसे कहेंगे उसका शून्यक। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे मैंने एक बहुपद लिया पी एक्स, जो दे रखा हमें एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3, एक्स बराबर कितना हमारा 1 है। मैंने यहाँ पर x की ए वैल्यू रखी यहाँ पे एक, एक का स्क्वायर, यहाँ एक रखा 3, 4 एक कम 4, एक को एक से गुणा करेंगे 1 3, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का 3 है। अगर दोनों संख्याएं प्लस की हों तो दोनों जुड़ेंगी, 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यानी कि x की वो मान, x की वो वैल्यू जो किसी बहुपद में रखने पर हमें मान क्या दे दे, 0 दे दे उसका। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। x बराबर एक बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। क्लियर। रेखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है, यह मैंने नोट में डाला है। रेखिक बहुपद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वह बहुपद जिसकी घात एक ही हो, जिसकी घात एक होगी उसके अंदर सिर्फ एक ही बहु आपको शून्यक प्राप्त होगा। जैसे अगर आपको जैसे मैंने यहाँ पे x बराबर कितना रखा, माइनस का 2/3, x की जगह मैं रखा मैंने माइनस का 2/3, 3 से 3 कट गया, माइनस का 2 प्लस का 2, कितना आंसर आया 0। जिसकी घात जितनी होगी उसमें अधिकतम से अधिकतम उतने ही शून्यक हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो जो रेखिक बहुपद होता है उसमें घात सिर्फ एक ही होती, बड़ी से बड़ी, तो इसीलिए इसका एक ही शून्यक होगा, एक ही वो x की वैल्यू होगी जो हमें उसका मान शून्य कर दे। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैंने यहाँ द्विघाती के बारे में लिखा। द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। क्यों इसकी घात कितनी है, 2 है। जिसमें जितनी बड़ी घात होगी उसमें उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 4/3 रखी, तो यहाँ देखो x की जगह रखा मैंने 4/3, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, x की जगह माइनस का 4/3, 4 का 4 रखा मैंने यहाँ पे। रखने के बाद स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा करना है, 16 और 9, 4/3 माइनस 4, 3 इससे कट रहा है, 3 को काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 आ गया, 16/3 माइनस 4/3 माइनस 4। फिर मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, 3 3 का 3 लाया, 16 का 16, 4 का 4, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, 3 को डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12। अब ये प्लस का है, ये दोनों माइनस के, दोनों माइनस के जुड़ गए, 16 का 16, 16 में 16 गया 0। तो यानी कि x की वैल्यू 4/3 वो वैल्यू है जो हमें इस बहुपद का मान, इस बहुपद का मान क्या देगी, शून्य देगी। ठीक, इसी तरीके से हमारी एक और वैल्यू है x बराबर माइनस का 1। मैंने बहुपद में जहाँ x है वहाँ पे -1 रखा, x की जगह -1, x की जगह -1 -4, -1 को -1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस 1 -4, 3 एकम 3 प्लस 1 -4, 3 और 1 4, 4 में 4 गया 0। तो यानी कि घात यहाँ पर 2 थी तो शून्य भी कितने थे, 2, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। रखने पर हमें मान क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। ठीक, अब ये जो x की घात की जो वैल्यू निकल रही है 4/3 x बराबर -1, ये निकल कैसे रही है, इसका सॉल्यूशन हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि x की वैल्यू, इसके शून्य किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये बताना समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास जितनी घात होंगी आपके पास अधिकतम से अधिकतम उतने शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा 2, एक भी हो सकता है। क्यों, मान लो कोई x की ऐसी वैल्यू है, सिर्फ एक ही है, 2 नहीं है, एक ही है, जो इसमें रखने पे आंसर 0 देती है। वो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, डिपेंड करता है घात कितनी है। अगर 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती हैं, तो एक भी हो सकती हैं, क्या पता दोनों वैल्यू सेम ही हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर द्विघात का हुआ। अब हम त्रिघात के बारे में देखेंगे। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। कोई भी बहुपद है जिसमें 3 घातें रखे हैं अधिकतम से अधिकतम, जैसे कि x की पावर 3, 3x² -9x -5, अधिकतम जिसकी पावर होगी उसमें अधिकतम ही शून्यक हो सकते हैं 3। ठीक है, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पे यही वाली बहुपद लिया, यहाँ लिखा x बराबर -1 रखा, जहाँ x -1, x की जगह -1, x की जगह -1 रखा और 5 का मैंने 5 रखा। -1 को -1 से 3 बार गुणा करने पे हमें हमेशा -1 ही मिलेगा हमें। -1 को -1 से गुणा किया
तो 1 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस, प्लस का 9, माइनस का 5, माइनस का 1, 3 एकम 3, 9 का 9, माइनस का 5। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है। जब तीनों संख्याएं माइनस की हों तो तीनों जुड़ जाती हैं। 5 3 8, 8 1 9, माइनस का 9, प्लस का 9, 9 में से 9 गया 0। तो यानी कि x की वो मान है जो हमें बहुपद को शून्य कर देगा। इसी तरीके से x की एक और वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है 5। जहाँ x था वहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, 5 लगा दिया। 3 का 3, एक्स की स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर, माइनस का 9, एक्स की जगह 5 और 5 का 5। 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 5 को 5 से 3 बार गुणा करना है। 5 5 125, हाँ 5 5 25 और फिर 25 को 3 से किया, 25 को 5 से किया 125, 5 5 25, 25 गुणा 3 75, 9 5 45, माइनस 5। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जब संख्याएं माइनस की हों तो तीनों जुड़ जाती हैं, निशान माइनस का ही रहता है। 75 प्लस 45 माइनस 5, तो तीनों कितने आएंगे, माइनस का 125, और 125 में से 125 जाएगा कितना आएगा 0। तो एक्स की वैल्यू एक तो ये होगी, दूसरी होगी एक वैल्यू और है, जैसे कि इसमें कितनी थी, 2 ही थी, ठीक है। ये 2 वो वैल्यू हैं जो एक्स के मान को क्या कर रही है, शून्य कर देती हैं, ठीक है। तीसरी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है x बराबर माइनस का 1। जहाँ x था वहाँ माइनस लगा क्या लगा दिया, ये हमारा अच्छा दूसरी समीकरण है ये, पी एक्स बराबर, ये हमारी जो थी पहले थी जिसमें 2 ही वैल्यू थी, अब ये तीसरी है, ठीक है। तीसरी का मतलब दूसरी इक्वेशन है, बट यहाँ पर इसके जो मान है एक्स की वैल्यू वो -1 है। इसी तरीके से आप एक्स की जगह -1 रखोगे तो आपको शून्य मिलेगा, यहाँ -2 रखोगे तो इसका मान क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। सॉल्यूशन वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, जहाँ एक्स है वहाँ -2 रख देना है, -2 सॉल्व कर लेना, आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और इसी तरीके से मैंने एक वैल्यू और है -3, इसमें 100 रखा, आंसर कितना आ गया हमारे, इसमें भी कितना आ गया, शून्य आ गया निकल के। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी घात 3 थी, लेकिन इसके शून्य कितने थे, सिर्फ 2 थे। जबकि यहाँ पर समीकरण हमारी दूसरी है, समीकरण हमारी दूसरी है, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, -1, -2 और -10, 3 वैल्यू मिल रही है हमें। क्योंकि घात 3 है तो अधिकतम से अधिकतम 3 हो सकती हैं, लेकिन 2 भी हो सकती हैं, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ x की वही 2 वैल्यू आ रही हैं जो इसके मान को शून्य कर देती हैं। ये वैल्यू निकालते कैसे हैं, इसका सॉल्यूशन हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 के अंदर सीखेंगे कि ये मान कैसे निकलता है। लेकिन इसकी अधिकतम संख्या 3 हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि घात 3 होने पर अधिकतम संख्या उसकी जो शून्य का वो 3 निकल सकते हैं। अगला आता हमारा शून्य बहुपद का शून्य प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। जैसे कि मेरा एक शून्य बहुपद है, ये मैंने आपको पिछले बता दिया था पीछे ही कि शून्य बहुपद वो होता है जिसमें तुम्हारे सभी टर्म क्या होती हैं, शून्य ही होती हैं, ठीक है। शून्य बहुपद का शून्य प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि जो सी आप यहाँ पे x की क्यूब रख रखे हो या 0x² है, तो x के अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख लो, -2, -3, √3, -2/3, 1/6, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं इसके अंदर रखी जा सकती हैं। आपका आंसर जो आएगा वो शून्य ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शून्य बहुपद है, इसका कोई सोल्यूशन कुछ भी कर लो आप, आंसर 0 ही आना है। तो x की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, सारी की सारी वास्तविक संख्या रख सकते हो, आपको शून्य ही मिलेगा बहुपद में फाइनली, क्योंकि बहुपद ही क्या है, शून्य है, ठीक है। x की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हो, -2, -3, √3, -2/3, -1/6, 0, कुछ भी रखो, आपको आंसर में क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर अब हम डिस्कस करते हैं भागफल विधि को। भागफल विधि जो होती है वो इस फॉर्मूले में वर्क करती है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। इनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर करा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है, तो जो अंदर वाली संख्या होती है उसे भाज्य बोलेंगे, जिसका हम भाग कर रहे हैं वो भाजक होगा, जो आंसर आएगा वो भागफल होगा, जो आखिरी में कुछ बच जाएगा वो शेषफल होगा। वहीं पर इसको मैथमेटिकल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो भाजक को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स के साथ, जिसका भाग दे रहे हैं यानी कि भाजक वो हमारा कौन होता है, जी एक्स, जो आंसर आता है वो निकल के आता है क्यू एक्स, और जो आखिरी में बच जाता है वो होता है आर एक्स। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं 7 में भाग देता हूँ 4 का, तो मैंने भाग दिया 4 एकम 4, ठीक, कितना बच गया 3, तो 4 का भाग दिया, ये मेरा जी एक्स होगा यानी कि भाजक, जिसमें भाग दिया 7 में दिया वो भाज्य होगा यानी कि पी एक्स,
जो आंसर आया वो मेरा क्यू एक्स होगा यानी कि भागफल, जो आखिरी बच गया वो मेरा शेषफल होगा यानी कि आर एक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया आपको समझाने के लिए। जैसे कि मेरा पी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री में जी एक्स एक्स माइनस दो का भाग देना है और बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब भाग देने का इसका जो तरीका वो ध्यान से देखें। हमें एक्स माइनस दो का इस संख्या में भाग देना है, तो आपको क्या करना है, इसकी पहली संख्या को लिखना है और इसकी पहली संख्या को लिखना है और दोनों को आमने सामने रख देना है। ठीक है, भाग करने के लिए हम इस पूरी संख्या को एक एक करके भाग देंगे। इसके अंदर पहले पावर दो को एलिमिनेट करेंगे, फिर पावर एक को एलिमिनेट करेंगे। भाग कब तक जारी रहेगा, जब तक जो अंदर भाज्य है उसकी घात और इसकी घात दोनों की दोनों, अगर भाज्य की घात भाजक से बड़ी है तब भी भाग जारी रहेगा, बराबर है तब भी भाग जारी रहेगा। जहाँ पर भाज्य की जो घात है भाजक की घात से छोटी आ जाती है, इमेजिन करो यहाँ घात एक है, यहाँ दो है, भाग जारी रहेगा। घात एक है, यहाँ पर भी एक होती, भाग जारी रहेगा। यहाँ घात जैसे एक से छोटी यानी कि ज़ीरो आ गई, भाग वहीं पर कंप्लीट हमारा हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लो, अंदर घात आ गई तीन, बाहर घात आ गई दो। तीन है, दो से बड़ी होगी, भाग जारी रहेगा। घात अंदर होगी दो, बाहर भी दो, भाग जारी रहेगा। जैसे ही अंदर घात एक आ जाएगी और बाहर घात दो है तो भाग वहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्योंकि संख्या तो है नहीं कि हमारे शेषफल आगे हमने छोड़ दिया, इसमें घात के हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि भाग हमारा कहाँ जाके रुकेगा। तो फिलहाल भाग करने का जो तरीका वो देखें, पहला नंबर इसका, पहला नंबर इसका, दोनों को आमने सामने रख दिया। अब ये देखना है कि इस संख्या को मैं किससे गुणा करूँ ताकि मेरा एक्स स्क्वायर आ जाए। यहाँ घात एक है, यहाँ दो है, तो अगर मैं इसको x की घात एक से गुणा कर दूँ तो एक और एक कितनी हो जाएगी, दो, इसके बराबर आ जाएगा। तो जिससे गुणा किया है वो रखेंगे ऊपर, जो आंसर आया वो नीचे। फिर माइनस दो को भी उसी संख्या के साथ हमें गुणा करना होगा, माइनस का दो एक्स। अगर ये प्लस की है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। तो मैंने जैसे कि आपको पता, हम एक एक करके संख्या को एलिमिनेट करेंगे। ये प्लस का तीन है, ये प्लस का दो है, तीन और दो कितने हो गए, पाँच एक्स, प्लस का तीन उतार लिया। ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप अगेन, फिर मैंने एक्स को लिखा, इसके सामने किसको उतारा, फाइव एक्स को। दोनों को देखो, यहाँ एक्स है या फाइव एक्स है, बराबर तो नहीं है। बराबर करने के लिए किससे गुणा करेंगे, पाँच से। तो मैंने इसको, प्लस का पाँच है, पाँच से गुणा किया, कितना आ गया, फाइव एक्स। फिर माइनस दो को भी गुणा करेंगे उसी पाँच के साथ, पाँच दूनी 10। अब दोनों प्लस की संख्याएं हैं, कट नहीं रही हैं, जबकि हमें इनको काटना है। जब तक कटेगी नहीं हमारा सवाल आगे बढ़ेगा नहीं। तो मैंने नीचे वालों के निशान बदल दिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। पाँच से पाँच कट गया, ज़ीरो। प्लस का 10 प्लस का तीन, कितना आया, 13। ये हमारा कौन हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, तो अंदर वाली संख्या को, जो कि हमारा कौन था, पी एक्स, यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, जिसका हमने भाग दिया वो हमारा कौन होगा, जी एक्स एक्स माइनस दो। जो हमारा यहाँ पे आंसर आया ये हमारा कौन हो जाएगा, क्यू एक्स। और जो आखिरी में बचा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रिमाइंडर यानी कि आर एक्स। शेषफल हो गया 13। ये हमारी है भागफल विधि। बाकी इस विधि को हमारे एनसीईआरटी के कई सारे उदाहरण में भी बताया गया है और 2.4 की एक्सरसाइज में भी इस भागफल विधि का उपयोग होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका एक छोटा सा फॉर्मेट आपको समझा दिया है कि किस संख्या को क्या क्या कहते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज सिम्बॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, बट नॉर्मल इसे जो कहते हैं वो ये होता है भाजक, भाज्य, भागफल और आखिरी में जो बचता है वो शेषफल। भाग करने का तरीका भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, पहले हमें भागफल विधि से शेषफल निकाला, अब हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करके शेषफल निकालेंगे। यदि पी एक्स में एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो तथा ए कोई वास्तविक संख्या हो तो पी ए को एक्स या तो प्लस का ए या माइनस के से भाग देने पर शेषफल पी ए प्राप्त होगा। जैसे उसको आसान भाषा में समझने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसी उदाहरण का जिसमें हमने भाग दिया था। पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक। क्या कह रहा है, पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला हो, तो यहाँ पे घात कितनी है,
कि 2 है, कोई बहुपद हो, ए कोई वास्तविक संख्या हो, ए कोई वास्तविक संख्या हो तो x प्लस ए से भाग देने पर, जैसे कि मेरी यहाँ पर 2 है, कोई वास्तविक संख्या है, इसे भाग देने पर शेषफल जो आएगा वो मेरी कोई वास्तविक संख्या ही निकल कर आएगी। ठीक है, तो उसको करने का तरीका देखो क्या है। यहाँ पर हम जो जिसका हमें भाग देना है उस संख्या को जी एक्स को क्या कर देंगे 0 के बराबर, x माइनस 2, माइनस का 2 दे रहा है, किसको आ जाएगा प्लस का, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2 आ गई। तो यहाँ पर मैंने पी एक्स की जगह 2 रखा, यहाँ कितना रखा 2, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, 3 दूनी 6 प्लस 3, 6 4 10, 10 और 3 13, ये हमारा कौन शेषफल आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाता है कि शेषफल ज्ञात कीजिए तो आप डायरेक्टली इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें हमने यहाँ पे अभी भी भागफल निकाला था तो उसमें भी शेषफल कितना आया था 13 था, लेकिन उसका जो मेथड है वो काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाता है। जबकि जो शेषफल थ्योरम है ये हमें क्या देती है, डायरेक्टली सॉल्यूशन दे देती है। अगर आप जिसका भाग देना चाहते हो लाइक जी एक्स का देना चाहते हो तो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, निकाल कर इसके अंदर पुट कर दो, जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखा, 2 2 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 का 3, 6 4 10, 3 13, 13 आ गया हमारा शेषफल। ये हमारी कौन है शेषफल परमेय है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे गुणनखंड परमेय के बारे में। देखो ये गुणनखंड परमेय क्या है, फैक्टर थ्योरम कहते हैं जिसको। यदि पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला हो, कोई बहुपद ए वास्तविक संख्या वाला है यानी कि एक्स माइनस ए है, इमेजिन कर लिया हमने, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि केवल पी ए 0 हो। कहने का मतलब ये है कि हमने कोई संख्या ली है, ठीक है, जैसे कि मैंने पी एक्स लिया एक्स क्यूब प्लस में 1, इसमें भाग दिया एक्स प्लस 1 का। इमेजिन करो कि हम भाग तो वैसे ही करना है जैसे मैंने पीछे आपको समझाया। भाग देने पर अगर आपका शेषफल 0 आता है, क्या आता है शेषफल 0 आता है, तो जिस संख्या का आपने भाग दिया है वो यकीनन इसका कौन होगा गुणनखंड होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसी कोई संख्या है 18, इसमें भाग दिया मैंने 3 का, 3 6 18, अगर शेषफल मेरा कौन आ रहा है 0 आ रहा है तो यकीनन 3 गुणनखंड होगा किसका 18 का, 3 गुणनखंड है 18 का। क्लियर। और अगर आप किसी संख्या में भाग देते हो, जैसे 17 में भाग दिया 4 का, तो 4 चौके 16, कितना बच गया, एक रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अगर शेषफल कुछ भी बच जाए तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि 4 इस 17 का गुणनखंड नहीं है। तो हमें गुणनखंड परमेय यही कहती है, अगर आप किसी संख्या में भाग देते हो शेषफल 0 आता है तो इस संख्या इसका गुणनखंड होगी, और अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने x प्लस 1 का एक्स क्यूब प्लस 1 में क्या दिया भाग दिया, भाग देने पे शेषफल कितना आया मेरा 0 आया। अगर मेरा शेषफल 0 आता है तो x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 का एक क्या होगी गुणनखंड होगी, और ये जो गुणनखंड होगा इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे प्राप्त होगा। यानी कि जो संख्या होगी मेरी संख्या, क्योंकि शेषफल तो 0 है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा भागफल विधि का वो क्या पढ़ा है कि भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। अब शेषफल तो मेरा 0 आ रहा है तो इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, भाजक और भागफल दोनों को गुणा करना होगा। तो भाजक ये भागफल ये इन दोनों को गुणा करेंगे, जी एक्स को क्यू एक्स से गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, एक्स प्लस 1 को एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 से गुणा करेंगे। अगर इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो वापस हमारा कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ही आ जाएगा, और इस संख्या में इसका भी भाग जाएगा प्लस में इसका भी भाग जाएगा, दोनों का भाग जाएगा, और दोनों ही इसको कौन कहलाएंगे गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका कौन होगा गुणनखंड होगा, किसका एक्स क्यूब प्लस 1 का। ये हमारी होगी गुणनखंड विधि। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, भागफल विधि, शेषफल विधि, शेषफल परमेय और गुणनखंड परमेय। अब आती है हमारी बीजीय सर्व समीकरण, जो इस हमारे जो एक्सरसाइज 2.5 उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो देखो x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। कई बार क्वेश्चनों में हम ये भी यूज़ कर लेते हैं, कई बार हम एक्स वाई को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस बी के साथ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप चाहे फॉर्मूला ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। फिर आती है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के भी ऐसे ले सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं
जैसे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पे क्या दे रखी है हमारी घात दे रखी है 2 2। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। और अगर ए और बी की फॉर्म में हो तो एक बार प्लस में ये, एक बार माइनस में ये, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक, अगर ये वाली सर्वसेमी का हो तो इसको हम लिखते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, जो ए और बी दे रखा दोनों को जोड़ देंगे, जो एक्स होगा उससे गुणा करेंगे, प्लस में ए और बी को तो यहाँ पे दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। क्लियर। एक्स प्लस वाई का क्यूब, देखो इसके होते हैं दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, फिर एक्स वाई को हम गुणा करेंगे एक्स के साथ, तो पावर 1 पावर 2 होगी वाई का वाई, इसी को गुणा करेंगे हम इसके साथ, 3 का 3 एक्स सेम, पावर 1 पावर कितनी होगी 2। तो या तो कई बार हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है, कई बार इस वाले फॉर्मूले का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इसी तरीके से एक्स माइनस वाई के क्यूब का फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में एक्स माइनस वाई। अब इसको गुणा करेंगे हम किसके साथ, एक्स के साथ, तो पावर 1 पावर 2 होगी वाई का वाई, इसे गुणा करेंगे इसके साथ, 3 का 3 एक्स एक्स पावर 1 पावर कितनी होगी 2 आ गए हमारे यहाँ पे। अब ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों अलग अलग है, कई लोगों को लगता है ये सेम ही है जबकि अलग अलग है। यहाँ पर माइनस है बीच में, ऊपर क्यूब है, यहाँ प्लस है ऊपर क्यूब है, जबकि यहाँ पर क्या है एक्स के ऊपर अलग क्यूब है, वाई के ऊपर अलग क्यूब है, इस वजह से दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। बीच में प्लस का साइन है तो फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई इंटू में ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फॉर्मूला होगा एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xz, इसके इक्वल होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। सबसे लंबा फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर यही वाला है। और इसी के रिगार्डिंग में एक फॉर्मूला और बन जाता हमारा, क्या कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हमारा ज़ीरो आंसर देता है हमें, तो हमारा यही फॉर्मूला थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। कैसे, अगर तीनों का जोड़ जीरो आता है तो यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई होगी जीरो हो जाएगा सारा खत्म, माइनस का 3xy इधर इसका हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xy के। देखो ये वो बेसिक फॉर्मूले हैं जो ज़्यादातर हमारे चैप्टर 2 में यूज़ होते हैं, लेकिन हमारी जो NCERT एग्जाम्पलर बुक है उसमें कई सारे सवाल ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें इन फॉर्मूलों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। एक्स प्लस वाई की पावर 4, ठीक है, आप वीडियो को पोज कर यहाँ पे नोट कर लेना, एक्स माइनस वाई की पावर 4 ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस में 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल हो जाता है, तो मैंने इनको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, आप वीडियो को पोज करके नोट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।